नमस्कार छात्रों। आज मैं जो एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उन छात्रों को मैं सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय से अवगत कराना चाहूँगा। आपसे छात्रों इन पर दो प्रश्न, इनके जीवन से संबंधित दो प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला, सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व की समीक्षा कीजिए, या व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय दीजिए। तो जीवन परिचय ही दोनों प्रश्न पूछता है, कभी कभी रचनाओं को भी पूछ लेता है। तो इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। 1900 ईस्वी को कसौनी गांव अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत, पिता का क्या नाम था? पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इतनी बात तो आप लोगों को याद ही होगी। इतनी बात तो लगभग सामान्य रूप से आप अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। अब इसके बाद ये जब मात्र 6 घंटे के थे, यानी जब ये पैदा हुए थे, तभी इनकी माता सरस्वती देवी का निधन हो गया था। निधन होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी फूफी, यानी इनके पिता की बहन ने मातृत्व स्नेह इन्हें दिया और मातृत्व स्नेह देकर इनका पालन पोषण उन्होंने किया। 4 वर्ष की अल्पायु से ही गुसाई दत्त की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई। यानी इन्होंने 1904 ईस्वी में प्रवेश ले लिया। प्रवेश लेकर इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई। फिर इसके बाद ये अनवरत बिना रुके हुए, क्योंकि बचपन से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिस कारण से कि ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। इन्होंने 1904 से लेकर 1904 से लेकर 1913 ईस्वी तक इन्होंने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में 1913 तक गांव के ही कॉलेज में पढ़ाई की। ठीक है। फिर इसके बाद 1913 ईस्वी में इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा, गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश लिया और प्रवेश लेकर 1915 ईस्वी में इन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। फिर इसके बाद सन 1916 ईस्वी में इन्होंने वहीं से मिडिल परीक्षा भी पास की और 1916 में मिडिल परीक्षा पास करने के उपरांत इन्होंने 1919 ईस्वी में म्योर सेंट्रल कॉलेज प्रयागराज में प्रविष्ट हुए। किस सन में? 1919 में म्योर सेंट्रल कॉलेज बनारस में प्रविष्ट हुए। लेकिन क्योंकि म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में हमारे यहाँ प्रविष्ट हुए, फिर
यहाँ पर इन्होंने 1921 ईस्वी तक पढ़ाई अपनी जारी रखी। जब ये 1919 में म्योर सेंट्रल कॉलेज प्रयागराज में इन्होंने प्रवेश लिया, तभी से इन्होंने यह इनका ध्यान प्रयागराज आने पर यानी इलाहाबाद आने पर इनका ध्यान भारत की स्वतंत्रता सेनानियों की ओर गया और वहाँ पर इन्होंने ये देखा कि भारत के लोगों का किस तरह से अंग्रेजी सरकार दमन कर रही है। उस दमन को देखकर इनका हृदय अंदर से झकझोर उठा, अंदर से इस पीड़ा ने इन्हें व्याकुल कर दिया और जिस कारण से ये 1921 में अध्ययन करने के बाद देश की स्वतंत्रता के लिए 1921 में ही असहयोग आंदोलन में प्रविष्ट हुए। असहयोग आंदोलन में प्रविष्ट होकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी किया और कई महीनों तक ये जेल में भी रहे और जेल में रहने के बाद जब ये जेल से छूट के आए तो इन्होंने कई महापुरुषों का अध्ययन किया, चाहे वे संस्कृत के हों, चाहे वे बंगला के हों, चाहे वे अंग्रेजी के महापुरुषों, सब के और राजनीतिक महापुरुषों के व्यक्तित्व पर भी इन्होंने लिखी गई किताबों का अध्ययन किया। इन्होंने जैसे कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, पी.वी. शैली, कीट्स, टेनिसन आदि की रचनाओं का प्रभाव इन पर स्पष्टता से देखा जा सकता है। 1919 में जब इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई तब से लेकर इन्होंने लगभग 1936 ईस्वी तक पल्लव, वीणा, ग्रंथि और गुंजन जैसी कविताएं लिखी और लिखने के बाद 1931 ईस्वी में ये प्रयागराज छोड़कर काला कांकर यानी प्रतापगढ़ के पास में काला कांकर नामक स्थान है, काला कांकर नामक स्थान पर 1931 से लेकर 1940 ईस्वी तक उस स्थान पर रहे और वहाँ पर इन्होंने तरह तरह की कविताओं का वर्णन किया है। उसी समय इनकी सबसे चर्चित कविता नौका विहार कविता भी लिखी गई है। परिवर्तन कविता भी 1936 में लिखी गई है और वहाँ से इनकी रचनात्मक प्रवृत्ति बदलने लगती है। देखिए, इन्होंने 3 तरह से लेखन किया है। इन्होंने एक तो छायावादी युग में भी छायावाद से प्रेरित होकर रचनाएं की हैं। फिर इसके बाद 1936 के बाद ये प्रगतिवादी कवि हुए और 36 से 42 के बाद जब तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तो ये प्रयोगवादी कवि के रूप में भी सामने आए और इन्होंने तीनों क्षेत्रों में लेखन कार्य करने का अमूल्य योगदान दिया है। तो इनकी रचनाएं 3 रूपों में पाई जाती हैं और इन्हीं तीनों रूपों की चर्चा अधिकांशतः पूछ ली जाती है परीक्षा में कि क्या ऐसा कौन सा कवि है जो छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी युग में भी लेखन कार्य करने का कार्य किया है। तो इनका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। फिर इसके बाद पंत जी विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों का अनुपालन करते हुए 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इन्होंने चिर शांति प्राप्त की, अर्थात 1977 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। फिर इसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्होंने गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों में लेखन कार्य किया है। अतः सबसे पहले हम काव्य रचनाएं जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की हैं।
तो चलिए देखते हैं काव्य रचनाएं इनकी पहली रचना है उच्छ्वास। इसका समय 1917 ईस्वी माना जाता है। अब यह जो पुस्तक है यह हिंदी काव्य साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध भी है। इनकी प्रथम रचना उच्छ्वास का प्रकाशन 1917 ईस्वी और लिखने का वर्ष 1917 है और इसका प्रकाशन काल 1922 ईस्वी है। तो कभी कभी अगर आपको मिल जाता है तो आप परेशान न होइएगा कि सर वीणा उच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष 1922 दिया गया था। तो देखिए प्रकाशन काल 1922 है। कविता के रूप में उच्छ्वास कविता 1917 ईस्वी में भी प्रकाशित हो चुकी थी और इस रचना को सुमित्रा नंदन पंत ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन की प्रथम प्रक्रिया बताई है। अब इसके बाद इनकी अगली रचना है वीणा, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी है। इस पुस्तक में पंत जी भावुकता और बाल जीवन की विशिष्टता का वर्णन किया है। इस पुस्तक में पंत जी ने दुधमुहा प्रकाश, अब जैसे ये है कि छोटा सा बच्चा होता है, क्योंकि पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कक्षा 8 में थे, तभी ये रचनाएं लिखना शुरू हो गए थे। उसी समय लिखी गई इनकी रचनाएं वीणा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। तो इसमें इनका दुधमुहा स्वरूप देखने को मिल जाता है कि किस तरह से अल्प प्रतिभा होते हुए भी प्रतिभावान कविताएं वीणा नामक कविता में इनके देखने को मिल जाती हैं। इनका अगला काव्य संग्रह है ग्रंथि का प्रकाशन काल 1920 ईस्वी माना जाता है और इसमें इन्होंने विज्ञापन के अनुसार जनवरी में इसकी रचना की है। इसमें कवि निजी जीवन से जुड़ी हुई बातों का वियोगांत और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि पंत जी प्रकृति की गोद में पले बढ़े थे, क्योंकि अल्मोड़ा कसौनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता नहीं थी। इनकी फूफी अर्थात इनकी बुआ ने इनका पालन पोषण किया था, जिस कारण से ये अपने अकेलेपन को महसूस करते हैं और प्रकृति के विभिन्न उपादानों की तुलना अपने वियोग से करते हैं, जिसका वर्णन ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में पाया जाता है। फिर इसके बाद इनका अगला काव्य संग्रह है पल्लव। इसका प्रकाशन काल 1928 ईस्वी है। कुछ किताबों में 1926 ईस्वी भी छात्रों मिल जाता है, तो परेशान न होइएगा, क्योंकि एक होता है प्रकाशन काल, एक होता है पुस्तककार प्रकाशन और एक होता है कविता का प्रकाशन। अब पुस्तककार के रूप में इनकी ये जो कविता है पल्लव कविता है, यह पुस्तक के रूप में 28 में छपी, लेकिन न्यूज़पेपर में समाचार पत्र में जनवरी माह 1926 में ही छप चुकी थी। तो अगर मिलता है तो परेशान न होइएगा। पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। अब पल्लव के बारे में यह कहा जाता है कि यह छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। पल्लव में युवावस्था के गीत हैं। यह उस समय कई मानों में युगांतकारी घटना को जन्म देने वाली कविता के रूप में चर्चित रही है। अब पल्लव नामक जो कविता है इनकी, यह छायावाद का घोषणा पत्र भी कई विद्वानों द्वारा मानी जाती है। अगर पूछा जाता है कि छायावाद का घोषणा पत्र कौन है, तो प्रसाद जी की झरना है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का घोषणा पत्र कौन सी कृति मानी जाती है, तो वह
पल्लव है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मानते हैं कुछ विद्वान। पंत जी इसमें अपनी संवेदनशीलता और अपने इंद्रिय बोध का चित्रण भी प्रस्तुत करते हैं। इसमें इस कृति में ये मूलतः अरविंद घोष के दर्शन से प्रभावित हैं। महर्षि अरविंद घोष जो एक सफल राजनीतिज्ञ, बड़े राजनीतिज्ञ थे हमारे देश के, उनका दर्शन इस रचना में मिल जाता है। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है गुंजन। गुंजन का प्रकाशन काल 1932 ईस्वी या 1936 ईस्वी माना जाता है। गुंजन में प्रकाशित पंत जी के शब्दों में यदि हम बातें कहें तो इसकी रचना छोटे छोटे गीते वाले संग्रह में आवेश की न्यूनता और चिंतन मनन की प्रधानता है। इस रचना में प्रकृति के युगांतकारी, पुजारी, नारी प्रेमी, मानव जात के लिए कल्याणकारी, ईश्वर के चिर विश्वासी होने का स्वर स्पष्ट रूप में सुनाई देता है। अब अगली रचना इनकी है युगांत, जो लिखी गई है। इसका समय 1932 से 36 ईस्वी है। 32 से शुरू होकर 1936 में यह पुस्तक के रूप में छापी गई रचना थी। इसमें देखिए युगांत से तात्पर्य यह है कि मानव जगत की कल्याण कामना से जुड़ा हुआ स्वरूप पंत जी का दिखाई देता है। इसमें छायावादी युग के अंत की बात कही गई है। इनकी भाषा इसमें गद्य के निकट प्रतीत होती है कि गद्यात्मक शैली में युगांत नामक कविता की रचना पंत जी ने की है। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है युगवाणी, जिसका प्रकाशन काल 1939 ईस्वी में किया गया है। युगवाणी कविता में पंत जी ने 1932 से लेकर 1939 के बीच की कविताओं का संकलन किया है। इसमें पंत जी पुरातन युग के अंत और नए युग के निर्माण की बात कहते हैं और अपने युग की वाणी की बात स्पष्ट करते हैं। युगवाणी में पंत जी अपनी उन रचनाओं को संग्रहित करते हैं जो भारतीय गांवों के वातावरण को पाकर इन कविताओं में नवीन जीवन स्फूर्ति पैदा करती है। इसके बाद इनका अगला काव्य संग्रह ग्राम्या प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन काल 1940 ईस्वी है। और ग्राम्या में ग्राम्य जीवन के विविध स्वरूपों, किसानों, मजदूरों के रहन सहन, खान पान, चाल चलन, बात व्यवहार का मनोहारी चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास पंत जी ने किया है। अगली इनकी रचना है स्वर्ण किरण, जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस संकलन में इन्होंने भारतीय समाज के बदलते स्वरूप का चित्रण किया है और उस समय भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता से ओतप्रोत कविताओं की सुंदर योजना इसमें देखने को मिल जाएगी कि किस तरह से अंग्रेज छोड़कर भाग रहे हैं और भारतीय सभ्यता किस तरह पर से अंग्रेजों पर हावी हो रही है। फिर अगली रचना इनकी है मधुज्वाल, जो लिखी गई है 1948 ईस्वी में। इस रचना में पंत जी के विविध स्वरूपों की देश की आज़ादी के बाद जो परिवर्तन आए हुए हैं समाज में, उन परिवर्तनों को वे एक मधुर संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी करने का प्रयास पंत जी ने किया है। फिर इसके बाद अगली रचना है युगपथ,
वह है 1949 में लिखी हुई, क्योंकि उस समय हमारा संविधान लिखा जा रहा था। तो युग पथ अर्थात आगे आने वाले युग के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास जो विचारक कर रहे थे, उनके लिए उनकी प्रशंसा में लिखे गए गीत इस काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। अगला इनका काव्य संग्रह है उत्तरा। यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पंत जी ने अपने अंतर्मन के सूक्ष्म संघर्ष की अवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने उत्तरा से संबंधित एक पंक्ति भी लिखी हुई है। वह पंक्ति इस प्रकार है कि मैं मन क्षितिज के पार मौन शाश्वत की प्रज्वलित भूमिका ज्योतिर्वाह बन आता। यानी इसमें इन्होंने, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान के तैयार होने के उपलक्ष्य में इन्होंने उत्तरा यानी आने वाला समय, जैसे प्रश्न होता है तो प्रश्न का आप उत्तर देते हैं, उसी तरह से जो समस्याएं आएंगी उनका उत्तर हमें उत्तरा नामक रचना में मिल जाता है। इनकी अगली रचना है अतिमा, जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इससे पूर्व, अतिमा से पूर्व भी इनकी छोटे छोटे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, जैसे रजत शिखर 51, शिल्पी 1952, लेकिन इन दोनों को मिलाकर बाद में अतिमा में ही सम्मिलित करके 1955 ईस्वी में अतिमा का प्रकाशन कर दिया गया। अतिमा में जो विशिष्ट बात थी वह इन बिंदुओं को लेकर थी कि इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक भावभूमि पर आधारित अरविंद घोष के दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसमें दो कविताएं बहुत ही अद्भुत हैं। आ धरती कितना देती है शांति और क्रांति, विशेष रूप से पाठक का ध्यान आकर्षित करती हैं। अतिमा में देखिए, आपने जब कक्षा 10 में रहे होंगे तो एक पंक्ति पढ़ी होगी कि मैंने छुटपन में पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के लंबे पेड़ उगेंगे और मैं मोटा सेठ बनूंगा। उस कविता को इन्होंने अतिमा में प्रकाशित किया है। अगली इनकी कविता है वाणी, जिसका प्रकाशन काल 1957 ईस्वी है। इसमें आत्मिक अभिव्यक्ति को यथार्थ रूप देने का प्रयास यहाँ पर पंत जी ने किया है। अगली इनकी कविता है कला और बूढ़ा चांद। इनकी जो अगली कविता कला और बूढ़ा चांद है, इसमें ये बताते हैं कि 1959 ईस्वी का भारत कैसा है, और वो लिखते हैं कि इस कृत में छंदों की पायल का उतार गद्य काव्य में बोलना कवियों ने आरंभ कैसे किया है, इसका वर्णन इसमें पाया जाता है। अगली कविता है इनकी लोकायतन, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह लोक जीवन का महाकाव्य है। इसमें ऊर्ध्व चेतना, अंतस चेतना, लोक चेतना का समन्वय स्पष्ट रूप में दृष्टिगत होता है। यह काव्य कृति महाकवि पंत के संपूर्ण मानसिक विकास चिंतनशीलता का एकमात्र संकलन है। अब इसके बाद किरण वीणा है, जिसमें माँ सरस्वती के गुणों का वर्णन करने का प्रयास पंत जी ने किया है, जिसका प्रकाशन काल 1964 ईस्वी में हुआ था। अगली कविता पतझर एक भाव क्रांति 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें आज़ादी के बाद जो स्वप्न भारतीय लोगों को दिखाए गए थे कि आज़ादी के बाद इस तरह का भारत होगा, उन लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने के कारण यहाँ पर पंत जी अपने दुखी भाव को व्यक्त करते हुए इस कविता को लिखते हैं।
फिर इसके बाद अगली कविता है गीत हंस, 1969 ईस्वी में लिखी गई। यह कविता इनकी बहुत ही चर्चित रही थी। इसमें कवियों के व्यापारिक दृष्टिकोणों का कि कवि लोग जो बड़े बड़े कवि बने हुए हैं वे दूसरों की रचनाओं को खरीद कर स्वयं मठाधीश बने बैठे हैं और दूसरों की रचनाओं को अपनी रचनाओं के रूप में छाप देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी रचनाएं हैं। अगला संखत ध्वनि 1971 ईस्वी में लिखी गई। इसमें पंत जी ने अपनी व्यवहार कुशलता, चिंतनशीलता के जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किया है और हिंदी साहित्य के नए युग की शुरुआत यहाँ पर इन्होंने बताई है। इसके बाद शश की तरी कविता 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह बताया गया है कि चंद्रमा के पीछे सब चंद्रमा की ही सुंदरता का वर्णन करते हैं, जबकि चंद्रमा के पीछे टिमटिमाते हुए तारे हैं, तारों में ध्रुव तारा है, उसका वर्णन इस कविता में वे कर रहे हैं। संबंधिता, यह कविता इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंधिता में ये दो व्यक्तियों के साथ हुए आपसी विवाद का वर्णन कविता के माध्यम से करते हैं कि किस तरह से छोटी सी बात के लिए लोग लड़ जाते हैं। अगली कविता आस्था 1973 इनकी पौराणिक कविता है। इसमें वे ईश्वर के गुणों को याद करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन सभी कविताओं के अलावा भी इनकी कई कविताएं हैं जो चर्चित रही हैं। जैसे आस्था के बाद इन्होंने सत्यकाम 1973, संक्रांति 77 कविताएं लिखने का प्रयास लिखा है, लेकिन ये कविताएं उस दृष्टिकोण का पालन नहीं करती जिस तरह से ये काव्य संग्रह चर्चित रहे थे। इनके अलावा इनकी गीत उत्तर सती, संयोजिता, पुरुषोत्तम राम इत्यादि कविताएं भी चर्चित रही हैं। इनके बारे में यह प्रचलित है कि ये काव्य के क्षेत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देखिए अगर छायावाद के ब्रह्मा कोई हैं तो वो प्रसाद जी हैं, अगर विष्णु कोई हैं तो वो पंत जी हैं, महेश कोई हैं तो वो निराला जी हैं। तो पंत जी छायावाद के विष्णु के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद गद्य के क्षेत्र में भी पंत जी ने लेखन का कार्य किया है। इन्होंने हार नामक एक महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की है। यह मात्र इनकी 15 वर्ष के जब ये थे तब इन्होंने ये लिखा था, यानी 1915 ईस्वी में लिखा गया। इनका पहला सृजन कर्म है। अर्थात अगर पूछा जाए कि पंत जी का पहला सृजन कर्म कौन सा है या पहली रचना इन्होंने कौन सी लिखी, तो हार उपन्यास इन्होंने पहली बार लिखा। फिर इसके बाद इन्होंने कहानियों के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है। 5 कहानियाँ, यह कहानियों का लिखित संग्रह है, कहानियों के संग्रह के रूप में यह प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद इनकी अगली कहानी आई शिल्प और दर्शन। शिल्प और दर्शन कहानी सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित पंत जी के निबंधों और भाषणों तथा वार्ताओं का संग्रह है, जिसे कहानियों का रूप दे दिया गया है। और इसके बाद इन्होंने छायावाद पुनर्मूल्यांकन नाम की कहानी का लेखन किया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। इसमें इन्होंने छायावाद का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। अगली इनकी रचना है कला और संस्कृति। इसका भी प्रकाशन 1965 ईस्वी है। इसमें इन्होंने अपने भारतीय सभ्यता की कला और संस्कृति के दृष्टिकोणों का वर्णन किया है कि अपने अनुसार कैसी कला और संस्कृति भारत की होनी चाहिए थी। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने आत्मकथात्मक काव्य जीवन चरित्र भी लिखा है। मैं और मेरा जीवन तथा 60 वर्ष एक
रेखांकन, ये इनका आत्मचरितात्मक कथा है। देखिए, इन्हें पुरस्कार और सम्मान जो प्राप्त हुए थे, 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था और 1961 में ही कला और बूढ़ा चांद नामक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1965 ईस्वी में लोकायतन कृति पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1968 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा नामक काव्य कृति के लिए दिया गया था। तो इस तरह से अगर सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रश्न पूछा जाता है तो आशा है कि आप इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का उत्तर अवश्य दे पाएंगे। अतः आज के इस वीडियो में छात्रों, मैंने आपको पंत के बचपन की यादें, फिर इसके बाद इनके व्यक्तित्व की, शिक्षा दीक्षा की, इनकी कृतियों की विस्तृत चर्चा आपसे की है। अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे हम इनकी कविताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।